हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब, जो कि साइट पे आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जो भी क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर कवर करेंगे गाइस, जो कि अक्सर आपको ओरल में भी पूछे जा सकते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आपको जो आरसीसी डिज़ाइन के क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं गाइज। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, एंडिंग तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चंस ये जो है आपको आने चाहिए, जो कि बेसिक्स है गाइज। और उसके बाद हम देखेंगे जो कि आपको बेसिक नॉलेज है सिविल इंजीनियर के लिए। इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चंस आते हैं गाइज, ट्विस्ट एंड कर्व कैसे उसका बिहेवियर, उसके जो भी रूल्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद श्रिंकेज, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, आप अगर उसके जो भी ग्रेड्स हो वो आपको पता होनी चाहिए, M10, 20, 15। उसके बाद पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, जो कि एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर को जो कि बेसिक चीज़ें होती है वो आपको इम्पोर्टेंट है गाइज। वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड की बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी डिफरेंस है वो डिटेल में देखेंगे गाइज। उसमें सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स, न्यूट्रल एक्सिस, कॉम्प्रेशन जोन, टेंशन जोन, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कवर करेंगे गाइज। तो वीडियो को ध्यान से देखना, मिस मत करना गाइज। और हो सके तो हमारे ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। लिमिट स्टेट मेथड में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो भी टेंशन जोन है, कंप्रेशन जोन है, टी सेक्शन हो या फिर एल सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो हमारा, उनके जो भी मेन चीज़ है वो आपको आनी चाहिए गाइज, जो कि बेसिक्स है। ये जो प्लान देख रहे हो गाइज, यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बनाए इसके। आरसीसी डिज़ाइन, कॉलम शेड्यूल, फुटिंग शेड्यूल, बीम शेड्यूल, उसमें जो भी रेट एनालिसिस होता है, उसमें बीम्स के जो भी इम्पोर्टेंट कैंटिलीवर सपोर्ट है, ड्राइंग ग्रेडिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिकल प्लान, उसका प्लम्बिंग डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान, उसका सब हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाए गए। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगी गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है। साइट इंजीनियर के लिए आपको ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है गाइज। आप अपना खुद का G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइज। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो WSM में जो कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है और डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन है। यहाँ पर हम डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में दोनों साइड स्टील होते हैं, आपको ये तो पता है। दोनों साइड में आपको कॉम्प्रेशन जोन में भी स्टील देना होता है और टेंशन जोन में भी स्टील देना होता है गाइस। इसका यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस से वो कम होता है गाइस। AST इक्वल टू सिग्मा ST और ASC इक्वल टू सिग्मा ST। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेथड ऑफ यूजिंग इलास्टिक्स थ्योरी एंड स्टील बीम थ्योरी मेथड, दोनों से आप WSM में आप इसका निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, उसका जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आप निकाल सकते हो गाइस। मगर आप सिंगली रेनफोर्स में ऐसा नहीं है। ओके, अगर आपको सिंगली रेनफोर्स में MR निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला है, MR इक्वल टू कॉम्प्रेशन जोन इक्वल टू N/Z या फिर T/Z। जेड यानी कि लेवर आर्म, यहाँ पर देख सकते हो जेड यानी कि D-x/3। यहाँ पर Z इक्वल टू D-x/3 लिखा जाता है, यानी कि अपना ये पूरा डिस्टेंस इसे बोलते लीवर आर्म। इसका फार्मूला MR इक्वल टू C/Z और T/Z। ओके, MR हम निकालते हैं सिग्मा ST AST D-x/3। ओके,
तो यहाँ पर बस हमारे टेंसल जोन में भी स्टील बार होते हैं, कॉम्प्रेशन जोन में अपना रेजिस्टेंस होता है, वो पूरा हमारा कंक्रीट सेम टाइम रेजिस्ट करता है, जैसे कि स्टील हमारा नीचे टेंशन जोन में रेजिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आप WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड में आपको सिंगली और डबली रेनफोर्स निकालने के लिए, उसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए आपको कुछ फार्मूले यूज़ करने होते हैं गाइस। ओके, WSM में अगर आप स्टैट प्रो या फिर ईटैप से निकालोगे तो आपको रेडी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल में आ जाएगा, मोमेंट जो होता है बीम्स के लिए, स्लैब्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में। अगर आपने सॉफ्टवेयर पे किया तो आप इजीली निकाल सकते हो, उसका रेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। बस आपको स्टील की क्वांटिटी, एरिया ऑफ स्टील उसकी क्वांटिटी निकालनी होती है गाइज, एज अ क्वांटिटी उसकी वर्कआउट करनी होती है गाइज। बस आपको AST यानी ASC ये दोनों ही निकालने होते हैं, इसका स्टील क्वांटिटी निकालनी होती है गाइज। उसके बाद WSM में देखेंगे हम, ये तो हुआ डब्ल्यू और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए। यहाँ पर कुछ न्यूट्रल एक्सिस के लिए पोजीशन है WSM में। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो भी डिज़ाइन होते, बैलेंस सेक्शन के लिए, सिंगली के लिए, डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए कुछ डिफरेंस होते हैं गाइस। ओके, डब्ल्यू इसके पहले भी हमने वीडियोस बनाए, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया और डब्ल्यू सिंगली और रेनफोर्स में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप सिंगली रेनफोर्स में उसका टेस्ट एंड डायग्राम है। ओके, यहाँ पर डब्ल्यू के लिए ASC AST। ओके, यहाँ पर सिग्मा CBC सिग्मा ST बाई M एज पर IS कोडल आपको ये कुछ निकालना होता है गाइस। ओके, प्लेन सेक्शन के लिए अलग है उसका टेस्ट एंड डायग्राम गाइस। ओके, अगर आपको डिटेल में इसका मैन्युअली एनालिसिस करना हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट में इसका RCC मैन्युअली डिज़ाइन लिख देना गाइस। इसके एग्जाम पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगी उसके एनालिसिस कैसे होता है। WSM में आपको कौन कौन सी चीज़ें, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो तो अब आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए सिंगली के लिए, डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए। ओके, एक आइडिया मिल जाएगी गाइज। अगर इसके पूरे एग्जांपल आपको जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ओके, अगर LSM और WSM में डिफरेंस देखा जाए तो आपकी जो मूवमेंट होती है गाइज LSM में, लिमिटेड मेथड में आप जब MR निकालते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो WSM से कम होती है गाइज, 10 to 20% कम होती है WSM से। ओके, जब आप उसका अगर WSM में देखा जाए तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा रहती है एज़ पर कंपेयर टू LSM। इसके लिए हम हाई राइज स्ट्रक्चर में, हाई राइज बिल्डिंग में LSM हम प्रिपेयर करते हैं अभी। ओके, WSM ज़्यादातर लोड बेयरिंग के लिए भी कंपेयर किया जाता है, WSM निकालते हो लोड बेयरिंग के लिए। LSM हमारे RCC डिज़ाइन के लिए परफेक्ट है गाइज। सेम प्रोसीजर है उसका, जो मगर MR हम अलग से निकालते हैं, एक स्यू लिमिट यहाँ पर कंसिडर किया जाता है गाइज। ओके, ये हमारा IS कोड है गाइज, IS 456-2000। यहाँ पर आपको जनरल गाइडलाइंस दी होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है जब आप डिज़ाइन करते हो तब। यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर बीम के लिए, स्लैब के लिए, लोडिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फायर रेजिस्टेंस के लिए। तो इम्पोर्टेंट है गाइस एक सिविल इंजीनियर के लिए कोड आपको आना चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए। उसके जो भी कंसेप्ट है, जैसे कि बीम के लिए इफेक्टिव डेप्थ, टी बीम, एल बीम, उसके डिफ्लेक्शन के कंसेप्ट क्या है, स्लेंडरनेस लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस जब आप डिज़ाइन करते हो RCC डिज़ाइन। ओके, तो अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए RCC डिज़ाइन में, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। IS कोड के ऊपर
इम्पोर्टेंट वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलेगा गाइज। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे कि हमने देखा बीम्स के बारे में, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट एंड शेयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि शेयर कोएफिशिएंट निकालना, उसके बाद बीम्स के लिए इफेक्टिव डेप्थ आपको मिनिमम कितनी होनी चाहिए, एल बीम्स टी बीम्स के लिए यहाँ पर कंसेप्ट है गाइस। प्लेन सेक्शन के लिए टी बीम्स के लिए आपको ब्रेड मिनिमम कितना होना चाहिए। ओके, उसके जो भी ये रूल्स है गाइस कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए। उसके बाद कैंटिलीवर के लिए आपको पढ़ा होगा कि कैंटिलीवर के लिए आपको इफेक्टिव डेप्थ टू स्पैन रेशियो, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो आपको कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए 26 होता है गाइस। तो ये है हमारा पेज नंबर 37 बीम्स के लिए रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है आईएस कोडल प्रोविजन से वो यहाँ पर दिए है गाइस। ये आप देख सकते हो यहाँ पर एलएसएम में लिखा है कि आपको अगर इसका जो भी कॉम्प्रेशन फेल्यूर अवॉइड करना है तो आपको रिकमेंड किया है आईएस 456 मिनिमम स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग 0.0035। जैसे कि आईएस कोड ने हम देखेंगे आने वाले टाइम उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स है और थंब रूल से इम्पोर्टेंट ये भी टेबल आपको आईएस कोडल प्रोविजन है। जैसे कि आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ स्टील, एक्सयू लिमिट, एमयू लिमिट, एफी 250 के लिए 0.53, एफी 415 के लिए 0.48, एफी 500 के लिए 0.46 और एमयू लिमिट एफी 250 के लिए 148, 138 एंड 133 एफसी के बीडी स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज लाइफ में। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए आना ही चाहिए। तो एलएसएम में ए टेबल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिटिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट गेट्स, जैसे कि एक्सयू लिमिट डिवाइड बाई डी जो कि स्पैन है। उसके बाद एमयू लिमिट 148, 138 एंड 133 एफसी के बीडी स्क्वायर और इसका 0.53, 58, 48 और 46। जैसे कि एफी 500, 415 और माइल्ड स्टील एफी 250 के लिए ये इम्पोर्टेंट है गाइस। जब आप एलएसएम में डिज़ाइन करते हो ये टेबल आपको आईएस कोड में भी मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर एमआर निकालने के लिए, एमयू लिमिट के लिए आपको निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड वेट है गाइस, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। एमयू लिमिट 0.36 एफसी के एक्सयू लिमिट बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट बाई डी बीडी स्क्वायर। इसके लिए आपको एमयू लिमिट निकालना चाहिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर टोटल 3 कंडीशंस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एलएसएम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एरिया ऑफ स्टील, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है, उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस एंड एरिया ऑफ सेक्शन डेप्थ के लिए, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लेंज सेक्शन यानी कि आपके टी बीम्स हो, एल बीम्स हो, उसके लिए अलग कंडीशंस है गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर। इसके डिटेल में आपको एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना। ओके, उसके पूरे एग्जाम्पल के साथ उसका मैनुअल डिज़ाइन देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, मैनुअल डिज़ाइन कैसे किया जाता है बीम्स वो देखेंगे गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपको अंडर इन्फोर्समेंट और इन्फोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, यहाँ पर एक्सयू लिमिट, एक्सयू इज लेस दैन एक्सयू मैक्स, एक्सयू इज ग्रेटर दैन एक्सयू मैक्स, एक्सयू इक्वल टू एक्सयू मैक्स। बैलेंस सेक्शन में यहाँ पर इक्वल टू आना चाहिए। ओके, जो कि रॉन्ग दिया है इसमें। बैलेंस सेक्शन, ओवर इन्फोर्समेंट और अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है गाइज। ओके, तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे एलएसएम के लिमिट स्टेट मेथड के जो भी मैनुअली एनालिसिस करते हैं हम सिंगल रेनफोर्स के लिए, डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए और प्लेन सेक्शन के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज।
गाइस थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। जो आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन के लिए मेन है गाइस। आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखी तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा डिज़ाइन के रिलेटेड। आप अपना इंडिपेंडेंटली G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइस। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस। वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हर सैटरडे संडे हम लाइव आते हैं, उसका अगर नोटिफिकेशन बेल चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट गाइस। हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेयरकेस के बारे में, जो भी उनके जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्टेयरकेस के लिए। पहले तो होता है उसका थ्रेड, नोजिंग, गोइंग, राइज, विंडर्स, फ्लाइट्स एंड लैंडिंग। उसमें देख सकते हो आप राइज, जो भी हमारा वर्टिकल पोर्शन होता है उसे राइज कहते हैं। नोजिंग उसके जो भी यहाँ पर देख सकते हो आप। गोइंग, थ्रेड यानी कि आप जहाँ पर अपना पैर या फुट रखते हो वहाँ पर उसको थ्रेड बोला जाता है। उसके बाद ये फ्लाइट होती है, उसको वेट स्लैब होता है। और ये लैंडिंग। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कि इम्पोर्टेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेयरकेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो नोजिंग, जो कि आउटर प्रोजेक्टिंग पार्ट है। गोइंग, नेट हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ स्टेप है। राइज यानी कि वर्टिकल हाइट है। फ्लाइट यानी कि जो भी हमारा इंक्लाइंड स्लैब है उसको कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारे स्टेयरकेस के डिफरेंट पार्ट। जहाँ पर आप देख सकते हो लैंडिंग हमारे जो होती है उसके जो भी विड्थ होती है उसका उतनी ही आपको लैंडिंग प्रोवाइड करनी होती है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट ट्रिक है। यहाँ पर जितनी आपकी विड्थ होती है उतने तो आपको लैंडिंग का स्पेस मिनिमम चाहिए। ओके, यहाँ पर जितने अपनी विड्थ होती है थ्रेड की, ओके, हमारे जो भी स्टेयरकेस की, उतने आपको लैंडिंग की विड्थ मिनिमम तो देनी होती है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने स्टेयरकेस के डिज़ाइन में। उसके बाद फ़्लाइट में देखा जाए तो हमारा फ़्लाइट को 25 to 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 25 to 45 डिग्री, 40 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए साइट इंजीनियर पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है गाइस। तो ये तो हुए हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो कि हमारे स्टेयरकेस के डिज़ाइन में हम देखने वाले। आगे इसका पूरा डिटेल एनालिसिस देखेंगे। ओके, एक बिल्डिंग के लिए आपने स्टेयरकेस इम्पोर्टेंट होती है, जो कि उसका डिज़ाइन आपको आना चाहिए एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे पहले तो एक बार देख लीजिएगा। RCC डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग डिज़ाइन हमने डिस्कस किए। इसका पूरा कॉलम शेड्यूल, बिल्डिंग के जो भी बायलॉज है, रूल्स है, वो हमने पहले भी डिस्कस किए गाइस। वन स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगी, जो कि हर एक यूट्यूब चैनल पे नहीं होती गाइस। यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल का आपको नॉलेज मिलेगा। तो उसके बाद देखेंगे हमारे स्टेयरकेस में जो भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है स्टेयरकेस के लिए। यहाँ पर पहले तो होता है स्ट्रेट स्टेयर, डॉग लेग, 3 फ्लाइट ओपन वेल स्टेयर, 4 फ्लाइट ओपन वेल स्टेयर, ज्योमेट्रिकल स्टेयर यानी कि जो भी सर्कुलर होता है उसका पोर्शन है उसे ज्योमेट्रिकल स्टेयर कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम पूरा नहीं पढ़ने वाले, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वही डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, तो वीडियो ध्यान से देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा गाइस। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेट स्टेयर में देख सकते हो, आपको अगर स्पेस कम है आपके बिल्डिंग में तो आप स्ट्रेट स्टेयर यूज़ कर सकते हो। डॉग लेग हमारी कमर्शियल बिल्डिंग में या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ज़्यादा रहते हैं गाइस। उसके बाद 3 फ्लाइट यानी कि 1, 2 और 3 फ्लाइट, 4 यानी कि 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये सारे थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर। स्ट्रेट, डॉग लेग, 3 फ्लाइट, 4 फ्लाइट एंड ज्योमेट्रिकल स्टेयर।
उसके जो अलग अलग पोर्शन है यहाँ पर हम अलग अलग डिज़ाइन, इसका एग्जांपल भी देखेंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे हम। उसमें जो भी नंबर ऑफ़ राइजर्स होते, नंबर ऑफ़ थ्रेड्स होते, फ्लाइट के जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होते, बार बेंडिंग शेड्यूल देखेंगे इसके। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखना गाइज, और हो सके उतना लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना गाइज। तो हम उसके बाद देखेंगे जो भी जनरल गाइडलाइंस होती है स्टेयरकेस के लिए। मिनिमम वर्टिकल हेडरूम चाहिए हमारा 2 मीटर तो मिनिमम चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ़ राइजर ऑफ फ्लाइट 12 चाहिए गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हर एक साइट इंजीनियर सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए। तो स्टेयरकेस के क्लासिफिकेशन के बाद आप देख सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, जैसे कि यहाँ पर हेडरूम चाहिए 2 मीटर का। नंबर ऑफ़ राइजर ऑफ फ्लाइट शुड भी चाहिए 12। ओके, यानी कि आपको एक फ़्लाइट में आपको 12 नंबर्स ऑफ राइजर्स चाहिए गाइज। उसके बाद विड्थ ऑफ स्टेयर शुड भी 850 mm मिनिमम तो चाहिए। ओके, 850 यानी कि 3 फीट तो आपका मिनिमम उसका जो भी विड्थ है वो चाहिए। उसके बाद डिज़ायरेबल टू द विड्थ बिटवीन 1.1 टू 1.6 मीटर, जो भी अपना डिज़ायरेबल होता है, नॉर्मली कंफर्टेबल होता है, 1.2 मीटर टू 1.6 मीटर होना चाहिए अपना विड्थ ऑफ स्टेयर इन अ पब्लिक बिल्डिंग के लिए, जैसे कि सिनेमा हॉल हो, हॉस्पिटल हो। इसके लिए आपको 1.2 टू 1.6 मीटर की विड्थ ऑफ स्टेयर चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन पार्ट है गाइज स्टेयरकेस के डिज़ाइन में, जो कि डेड लोड आपको आना चाहिए, लाइव लोड उसका कैलकुलेट करना आना चाहिए। डेड लोड में देखा जाए तो सेल्फ वेट होता है बेस स्लैब के लिए, सेल्फ वेट ऑफ स्टेप्स के लिए। लाइव लोड में आपको जो भी आप कंसिडर कर सकते हो एज़ पर IS कोड, एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज़ पर IS कोड the live load considered should be 3000 Newton per meter square of a building where the no possibility of overcrowding for such as a residential building, hostels. ओके, और पब्लिक बिल्डिंग के लिए आपको लाइव लोड कंसिडर करना है 4000 to 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि रेसिडेंशियल के लिए 3000 और कमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग के लिए 4 to 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। उसके बाद हम डेड लोड के बारे में देखेंगे। डेड लोड आपको निकालना आना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होता है स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए आपको सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब निकालना आना चाहिए, जैसे कि आप इजी वे में निकाल सकते हो। ये इजी फार्मूला है, राइज R यानी कि राइज, T यानी कि थ्रेड। ओके, उसी तरह आपको सेल्फ वेट फॉर स्टेप निकालना आना चाहिए। उसके बाद फ्लोर फिनिश, जो कि आप कंसिडर करते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ओके, यानी कि 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आज सिविल इंजीनियर, आज साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए, जब आप डिज़ाइन करते हो स्टेयरकेस के लिए। ओके, से हमारा IS कोड 456/2000, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज़ पर IS कोड जो भी स्टेयरकेस के जो भी इम्पोर्टेंट उसके जो भी इफेक्टिव स्पैन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग है, फुटिंग के जो भी डिटेल्स है स्टेयरकेस के लिए, डेप्थ ऑफ सेक्शन, तो एज़ पर IS कोड हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो इसका पूरा डिज़ाइन हम IS कोड एज़ पर मैनुअल डिज़ाइन देखेंगे। मैनुअली उसका जो भी डिज़ाइन स्टेयरकेस के लिए कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे गाइस। ओके, तब तक के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करना गाइस। ओके, इसको मिनिमम तो 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस, ये आपके लिए टारगेट है। उसके बाद ही आपको स्टेयरकेस का पूरा डिज़ाइन मिलेगा गाइस एज़ पर डिज़ाइन कोड। ओके, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक कट सेक्शन है 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के लिए। जैसे कि आपको अगर कोई 2 BHK 3 BHK का कट व्यू देखना हो
कट सेक्शन देखना हो तो इसी तरह से उसका मॉडल बनाया है गाइज। अगर आपको कोई भी 3D व्यू, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग अपने घर का बनाना है तो प्लीज़ हमें कॉल करना गाइज, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। ओके, आप फ्रीली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। कम से कम रेट में आपको अपना 2D और 3D व्यू मिल जाएगा गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए। यहाँ पर आपको जब आप स्टेयरकेस की डिज़ाइन करते हो तब आपको चाहिए तो एक तो आपको IS कोड चाहिए, उसके जो भी टर्म्स चाहिए, कंडीशंस, जो भी नॉर्मल क्रिएचर या फिर बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से आपको जो भी डिज़ाइन करते टाइम जो भी लोडिंग होती है वो आपको कंसिडर करनी होती है गाइज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग यहाँ पर देख सकते हो एज पर IS कोड क्लॉज नंबर 33.2। ओके, 63 पेज, यानी कि आप देख सकते हो 63 पेज नंबर पर डिज़ाइन फॉर IS कोड क्लॉज नंबर 33.2 के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग ऑन स्टेयरकेस आप देख सकते हो। यहाँ पर जो भी स्ट्रिप और कितनी लेंथ चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि बुक में लिखा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग निकालते हो यहाँ पर देख सकते हो IS कोड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ उन्होंने रूल्स दिए है गाइज, जो कि स्पैन और राइट एंगल के लिए अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोड ऑफ ऑन एरियाज कॉमन टू द टू सिस्टम टू बी टेकन एज 1/2 इन ईच डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो WN/W/2। इसके बाद यहाँ पर लोडिंग यहाँ पर कैसे दिए, उसके बाद उसका जो भी स्ट्रिप लेंथ लेनी है 150 mm, 100 mm लोडिंग, 150 mm का स्ट्रेप देना है आपको, इफेक्टिव वेट। तो इसका पूरा कैंसिलेशन हम आने वाले एग्जांपल में देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। मैनुअल डिज़ाइन में हम यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं गाइस। ओके, तो हम चलते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर की, जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स है सिविल इंजीनियर के लिए वो डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पर आपको डिज़ाइन प्रोसीजर में कुछ अजम्पशन लेने होते हैं, जैसे कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयरकेस पता होनी चाहिए। जैसे कि एज्यूम राइज़र के लिए आपको राइज कंसिडर करना होता है 150 और 180 mm रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और 120-150 mm हमारे जो भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए राइज यानी कि आप की वर्टिकल हाइट को हम राइज बोलते हैं गाइज, और हॉरिजॉन्टल हाइट को, हॉरिजॉन्टल लेंथ को हम थ्रेड बोलते हैं, जहाँ पर आप पैर रखते हो, और राइज यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मिनिमम डिस्टेंस है 150 mm फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड 120 mm फॉर पब्लिक बिल्डिंग। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट होती है हमारी जो भी डॉग लेग के लिए डिवाइड बाय 2 किया, और ओपन व्हील स्टेल के लिए डिवाइड बाय 2.5 किया, तो आपको हाइट ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अगर नंबर ऑफ राइज़र निकालने हो तो राइज़र अपना कभी भी एक ज़्यादा हो आता है गाइज। हर एक डिज़ाइन प्रोसीजर में राइज़र थ्रेड से एक ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइट ऑफ वन फ्लाइट डिवाइड बाय राइज, आपने जितने भी फ्लाइटें डिवाइड बाय राइज किया तो आपको नंबर ऑफ राइज़र्स निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद नंबर ऑफ थ्रेड, यानी कि राइज़र में से एक नंबर माइनस किया तो उसको थ्रेड मिल जाएंगे उसके जो भी फ्लाइट है वहाँ से, यानी कि आपको राइज़र एक ज़्यादा होती है हर एक फ़्लाइट में। अगर थ्रेड निकलनी हो तो राइज़र से नंबर से एक माइनस किया तो आपको थ्रेड निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट तो आप इजीली निकाल सकते हो, हाइट डिवाइड बाय 2, फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइड बाय 2 या फिर 2.5। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको निकालना होता है विड्थ ऑफ स्टेयर लैंडिंग, जो कि आपकी लैंडिंग विड्थ होती है वो आपकी स्टेयर की ही विड्थ होती है गाइज। उसके बाद अवेलेबल लेंथ लॉन्ग स्पैन -2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग। ओके, उसके बाद आपको कंसिडर करना होता है थ्रेड और अवेलेबल लेंथ डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ थ्रेड्स। ओके, उसके बाद आपको इफेक्टिव स्पैन लेना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फार्मूला इफेक्टिव स्पैन के लिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल विड्थ ऑफ वॉल +2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग प्लस अवेलेबल लेंथ।
ओके, तो आने वाले प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तब तक के लिए हम प्रोसीजर तो देखते हैं वन बाय वन, जो कि प्रोसीजर होती है लेंथ के लिए, थ्रेड के लिए, इफेक्टिव स्पैन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस में हम देखेंगे उसके डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर बाय थंब रूल्स एज पर आईएस कोडल प्रोविजन आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल डी अवेलेबल L/20 टू L/25 लेनी होती है गाइस। ओवरऑल डेप्थ अवेलेबल डी अवेलेबल प्लस कवर प्लस D/2 लेना होता है गाइस, ओवरऑल डेप्थ एज्यूम किया तो। मगर इफेक्टिव डेप्थ आपको तो L इफेक्टिव डिवाइड बाय 20 या 25 लेना होता है। ओके, इफेक्टिव डेप्थ के लिए तो ये कंसिडर कर सकते हो आप। और आपने अभी तक देखा राइज़र, थ्रेड, स्टेयर केस की जो विड्थ होती है, उसके बाद अवेलेबल लेंथ होती है, उसके बाद आप राइज़र और थ्रेड्स के नंबर्स कैसे निकाल सकते हो गाइस। ओके, तो उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे उसका जो भी डिज़ाइन प्रोसीजर उसके बारे में। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, जब आप डिज़ाइन करते हो स्टेयर केस के लिए आपको उसका लोडिंग कैलकुलेट करना होता है, मेन उसका लाइव लोड, डेड लोड। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल पेट ऑफ वेस्ट स्लैब निकालना हो तो आपको 25 इंटू डी अवेलेबल प्लस इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ राइज डिवाइड बाई थ्रेड स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला यूज़ करना होता है, आने वाले एग्जांपल में देखेंगे इसका डिटेल में। उसके बाद वेट ऑफ स्टेप्स हॉरिजेंटल एरिया 25 यहाँ पर डेंसिटी लिए गाइज। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें एजम्पशन करने होते हैं गाइस, जैसे कि आपको सेल पेट ऑफ लैंडिंग 25 इंटू डी, एजूम लाइव लोड 3 किलो न्यूटन, फ्लोर फिनिश लोड 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। उसके बाद फैक्टर लोड 1.5 जो भी सेल पेट आया हो उसके बाद कैलकुलेट करना होता है गाइस। आप जब लोडिंग निकालते हो उसमें जो भी सेल पेट और लाइव लोड है वो ऐड करते हो, तब आपको उसका फैक्टर लोड करना होता है, यानी कि आपको 1.5 से वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि आपको टोटल एडिशन ऑफ लोड किया, जो कि आपको डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब, डेड लोड ऑफ स्टेप्स, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश लोड, इसका सबको एडिशन करने के बाद 1.5 से मल्टीप्लाई करने के किया तो आपको टोटल फैक्टर लोड मिल जाएगा गाइस, लोडिंग के लिए, एक लैंडिंग के लिए और स्टेप्स के लिए अलग से। यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स के लिए निकलना है और नीचे लैंडिंग के लिए निकाला है। जब आप लोडिंग करते हो तब ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस, जब डिज़ाइन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें है गाइस। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में मेन कंसेप्ट है गाइस डिज़ाइन मूवमेंट निकालना। जब आप डिज़ाइन मूवमेंट निकालते हो उसका जो भी मैक्सिमम मूवमेंट आपको कैलकुलेट करना होता है गाइस। मैक्सिमम मूवमेंट जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी कहा जाता है इसे। जहाँ पर मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम हो वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम आपको मूवमेंट निकालने के लिए कुछ फार्मूलेज है, जैसे कि MU लिमिट, XU मैक्स। ओके, यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है, या फिर 250 के लिए इतना, 415 के लिए इतना, 500 के लिए इतना। ओके, यहाँ पर आप IS कोड में भी ये मिल जाएगा गाइस, MU लिमिट और XU लिमिट। यहाँ पर हम देखेंगे IS कोड में भी। ओके, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे एज पर IS कोड गाइस आने वाले एग्जाम्पल में। तब तक के लिए डिज़ाइन प्रोसीजर में आप याद ध्यान में रखना कि ये 250 के लिए 0.531D, उसके बाद 500 और 415 के लिए, उसके बाद MU लिमिट 0.149 BD स्क्वायर FCK, 0.138 BD स्क्वायर FCK फॉर FE415 एंड 0.133 BD स्क्वायर FCK फॉर FE500 के लिए। MU limit is less than MU, section can be designed as a singly reinforcement। और सिंगली और डबली का जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर उसके ऊपर डिटेल में आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो नीचे
सिंगली आरसीसी लिख देना, मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा इसके लिए। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में हमारा अगला पॉइंट है गाइज मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना। यहाँ पर आप देख सकते हो XU AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील फॉर मेन रेनफोर्समेंट। उसके बाद स्पेसिंग निकालना गाइज। ओके, ये जो फार्मूले आपको ऑन स्टैट प्रो या ईटैप से आपको रेडीमेड इसका एमयू निकल के आ जाएगा गाइज। ओके, मैक्सिमम जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो निकल के आ जाएगा, बस आपको उसका स्टील निकालना आना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए गाइज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में AST बी यानी कि आपको 0.12% ऑफ AG लेना होता है गाइज। अपना जो भी स्टील सेक्शन आ जाए, उसका स्टील की क्वांटिटी आ जाए, उसका 12% आपको कंसिडर करना होता है गाइज। उसके बाद स्पेसिंग, इसके जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, स्पेसिंग मिनिमम चाहिए आपको 5D या फिर 450 विच एवर इज़ लेस। ओके, आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की जो कि मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए स्पेसिंग होती है गाइस। मेन स्टील के लिए आपने स्पेसिंग होती है 3D अवेलेबल इनटू और 300 mm विच एवर इज लेस, यानी कि 1 फीट या फिर 3 × D अवेलेबल। ओके, वो हुई हमारे मेन स्टील के लिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए निकालनी होती है 5D और 450 mm विच एवर इज लेस, और स्पेसिंग है इससे कम आनी चाहिए यहाँ पर। ओके, मिनिमम तो आपको 450 लेनी है गाइस। अगर आपको 5D अवेलेबल वो मिनिमम आया तो आपको वो भी ले सकते हो, मगर मिनिमम 450 चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, और मेन स्टील के लिए मिनिमम चाहिए 300 mm स्पेसिंग फॉर मेन स्टील एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। एक एग्जाम्पल है गाइस डॉगलेग स्टेयर के लिए। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो करना गाइस। इसके पूरे डिज़ाइन देखेंगे, उसके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है वो कहाँ से हमने कैलकुलेट किया, उसका पूरा मैनुअली एनालिसिस देखेंगे गाइस। वन स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बेंडिंग मोमेंट, लाइव लोड, डेड लोड कैसे कैलकुलेट किया, उसकी जो भी डिज़ाइन मोमेंट है वहाँ से आपने रेनफोर्समेंट कैसे निकाली गाइस। तो उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए इस वीडियो को मिनिमम 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। ओके, ये आपके लिए टारगेट है गाइस। यहाँ पर हमने पहले भी RCC डिज़ाइन के लिए वीडियोस बनाए गाइस। ओके, जो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान का। यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हो कमर्शियल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 3 to 4 टावर्स है, 14 to 15 स्टोरी बिल्डिंग्स है यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई भी 3D प्लान, एलिवेशन, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ड्रीम होम डिज़ाइंस पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, आपको अगर आपके घर का प्लान बनाना हो, एस्टिमेशन चाहिए किसी का, कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप फ्रीली हमें सिविल होम डिज़ाइंस पे कॉल कर सकते हो गाइज। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ओरल के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन 1 by 1। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्स बीम इफेक्टिव डेप्थ इट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स compression एज। ओके, इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जो कि हमारे टेंसाइल रेनफोर्समेंट के ऊपर जो भी इफेक्टिव डेप्थ है वो हम मेजर करते हैं गाइस। उसके बाद द सेक्शन ऑफ रेनफोर्स बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंस फाइबर रेनफोर्समेंट एंड टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट एन परमिसिबल स्टेट साइमल्टेनियसली। बैलेंस सेक्शन में ही ऐसा होता है गाइस। ओके, बैलेंस सेक्शन में आपको दोनों कॉम्प्रेशन और टेंशन जो भी परमिसिबल स्टेट है वो साइमल्टेनियसली अफेक्ट होते हैं गाइस, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी देखा है।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्स बीम द परमिसिबल स्ट्रेस इज इन अ कॉन्क्रीट रीचेस अर्लियर दैन द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ स्टील, द बीम सेक्शन इज कॉल्ड एज और रेनफोर्स सेक्शन। ओके, जब कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस अर्लियर पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस के पास पहुंच जाता है तब उसको हम और रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। उसका फेल्यूर होता है वो हमारे जब हम स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करते उसमें, तब उसको और रेनफोर्समेंट सेक्शन कहा जाता है गाइस। उसका 3 सेक्शन है, एक तो बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट और रेनफोर्समेंट। ओके, तीनों में डिफरेंस है गाइस। ओवर रेनफोर्समेंट में आपको स्टील बार ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, अंडर रेनफोर्स में आपको कम प्रोवाइड करते हैं, और बैलेंस में आपको दोनों मैनेज कर लेते हैं हमारा। उसके बाद एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस। सही है। ओके, ये आंसर है हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear intensity over the rectangular section of a beam follows the parabolic curve। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इंक्रीजेस एट द सेंटर ऑफ बीम। जैसे कि आपको पता है कि सेंटर ऑफ बीम में स्पेसिंग ज़्यादा होती है, जब आप सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और सपोर्ट के लिए स्पेसिंग कम दी जाती है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट आरसीसी बीम इज ए फार्मूला है गाइस मैक्सिमम shear स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट निकालने के लिए, shear फोर्स डिवाइड बाय रिवॉल्व आर्म इनटू विड्थ। उसके बाद इन अ बीम द लोकल बॉन्ड ट्रेस इज इक्वल टू द shear फोर्स डिवाइड बाय लोअर आर्म इनटू टोटल पैरामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। जो मेन क्वेश्चन है वही लेने वाला होगा इसमें। ओके, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्पैन किसे कहा जाता है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल, इसे हम इफेक्टिव स्पैन कहते हैं गाइस। द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर अ मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। जो भी हमारी स्टील की अमाउंट होती है वो बेस्ड होती है बेंडिंग मोमेंट के ऊपर गाइस, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ओके, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एजेस हैविंग द नो प्रोविजन ऑफ प्रिवेंट द कॉर्नर्स फ्रॉम लिपिंग इज मेड बाय Rankine-Grashof formula। Okay, a flat slab supported on a column monolithically built with a slab। ओके, फ्लैट स्लैब का अलग कंसेप्ट है गाइज, उसका अलग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है गाइज। ओके, द थिकन प्लाट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम्स इज टेक्निकली नोन एज ड्रॉप पैनल। फ्लैट स्लैब में आप बीम्स कंसिडर नहीं करते गाइज, बीम्स होते वो जस्ट आउटर बीम्स होते और बीच में हमारे बीम्स नहीं होते गाइज। ओके, वहाँ पर हमारे ड्रॉप पैनल यूज़ होते हैं गाइज जनरली। उसके बाद देखेंगे द थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ टी बीम्स upper is slab is assumed as thickness of a concrete topping। The foundation is called shallow of its depth is equal to the width of foundation। Okay, the horizontal portion of steps of staircase is thread कैसे है जिसे, और वर्टिकल पोर्शन होता है उसे हम राइज कहते हैं। द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ फ्लाइट इज इक्वल टू द राइजर -1, जैसे कि हमने स्टेयर डिज़ाइन की वीडियोस में भी देखा है। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है गाइज, द अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन मीन्स द स्टील विल यील्ड फर्स्ट। सही है, स्टील वहाँ पर पहले यील्डिंग होता है उसमें। ओके, डिफ्लेक्शन आपको स्टील में दिखाई देगा, मगर ओवर रेनफोर्स में आपको सडनली ब्रेकडाउन आ जाएगा ओवर रेनफोर्स में, क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट पहले फेल होता है गाइज। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको कंक्रीट पहले फेल होता है, इसलिए उसका फेल्यूर होता है वो सडनली होता है। ओके, उसका कोई भी हमें अर्लियर नहीं देता है वो डायरेक्शन कोई। और अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको स्टील यील्ड फर्स्ट दिखाई देता है, उसके जो भी सिम्टम्स है वो पहले दिखाई देते हैं गाइस। उसके बाद द शेयर एनफोर्समेंट इन आरसीसी इन इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन। सही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस जब आप इंटरव्यू लिए जाते हैं गाइस।
उसके बाद मेन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू के लिए अक्सर पूछा जाता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, द लोड स्ट्रेस ऑफ अ सेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ अ स्मॉल बार, रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार। जैसे कि आपको अगर लोड स्ट्रेस सेक्शन का रिड्यूस करना हो तो आप मैनी नंबर्स ऑफ स्मॉल बार यूज़ करेंगे उसमें। जैसे कि आपको 20 mm का बार यूज़ करना है तो आप 16 के 2 बार यूज़ करेंगे उसको। ओके, जितना एरिया आएगा उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना होता है उसका आप एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। उसके ऊपर आपको 20 लेना हो तो आप 16 के वहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको 25 लेना हो तो 16 के आप वहाँ पर बार यूज़ कर सकते हो गाइज। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आरसीसी रूफ स्लैब ये डिज़ाइन एज अ 2-way स्लैब इफ रेशियो ऑफ स्पैन इन अ 2 डायरेक्शन इज लेस देन 2। ओके, तो ये भी सही है। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एट अ फिक्स एंड। कैंटिलीवर स्लैब का जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो फिक्स एंड में लिया होता है गाइज। जैसे कि आप कैंटिलीवर होता है वो, इसका जो भी रिजल्टेंट है यहाँ पर एक फिक्स फोर्स है वहाँ पर लिया जाता है गाइज। इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले वीडियोस में देखा है। उसका पूरा ये जो प्लान देख रहे हो इसमें जो भी कैंटिलीवर का कंसेप्ट है वो हमने कवर किया है गाइज। सारा बीम का शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस किया। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में डिज़ाइन की है। 1-way स्लैब क्या होता है, स्टेयरकेस का स्लैब, 2-way स्लैब। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के रेट हो या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल हो, या फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स होते हैं सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो कि आपको साइट पे यूज़ होते हैं, वही हमने डिस्कस किए गाइस। बहुत सारी वीडियोस हमने बनाए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी, हमारे वीडियोस नहीं देखे, हर एक सेक्शन का डिज़ाइन दिया है हमने पूरा डिटेल में। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। थैंक यू। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, कॉलम और स्ट्रट इन एज अ कॉम्प्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 times द एटलीस्ट लैटरल डायमेंशन। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा IS कोड में या अपने कॉलेज में, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। द कॉम्प्रेशन मेंबर में बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट व्हेन द बोथ द स्लेंडरनेस रेशियो LX/D और LEY/B आर लेस देन 12। ओके, लेस देन 12 होगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, अगर मोर देन 12 होगा तो उसको लॉन्ग कॉलम करेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए गाइस। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द एंड रेस्टेंट शॉल नॉट एक्सीड 60 times द लेस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। यहाँ पर देख सकते हो आंसर 60 नहीं, इसका 60 है। उसके बाद हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ऑल कॉलम्स शॉल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय 50 into lateral dimension divided by 630 subject to the minimum of 20। ओके, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल below which not more than the 5% of the test result are expected to fail। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइज जो कि आपको आने चाहिए इंटरव्यू के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप ओवरऑल का प्रिपरेशन करते हो तब आरसीसी डिज़ाइन में ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, बीम्स के, स्लैब के, कॉलम के रिगार्डिंग्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लेना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो गाइज। पूरे
एक बार आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना गाइज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज, द कैंटिलीवर फॉर कैंटिलीवर द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर टू द लैटरल डिस्टेंस शॉल नॉट एक्सीड 20b और 100b स्क्वायर डिवाइड बाई डी, विच एवर इज लेस। जो भी इसमें का लेस हो वो आपको कंसिडर करना होता है गाइज। जैसे कि ऊपर है सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको विच एवर इज लेस, जैसे कि 60b और 250b स्क्वायर डिवाइड बाई डी यहाँ पर लिखा है। एज पर IS कोडल प्रोविजन ये सारी चीज़ें गए जो कि आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आते हैं गाइज। उसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट है गाइज कॉम्प्रेशन बार्स इन अ कॉम्प्रेशन। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ट्रेस फॉर अ बार्स इन अ टेंशन शॉल बी इंक्रीज बाय 25%। ओके, जब आप डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो तब आपको कॉम्प्रेशन में जो भी स्टील बार प्रोवाइड करते हो एज पर कंपेयर टू द टेंशन उसका बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 25% ज़्यादा होता है गाइज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शॉल बी इक्वल टू द 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार्स। यू टाइप हुक होता है उसका एंकरेज वैल्यू वो 16 टाइम्स ग्रेटर होता है डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद देखेंगे हमारे मेन कंसेप्ट के बारे में। ओके, उसके बाद हम जब साइड पे वर्किंग करते हो तब आपके लिए ये क्वेश्चन आता है गाइस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार शॉल नॉट बी मोर देन 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर। जो भी कम से कम है 300 mm और 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब, इनमें से जो भी कम है वो आपको लेना है गाइज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एनफोर्समेंट ऑफ बार अगेंस्ट द श्रिंकेज एंड द टेम्परेचर शॉल नॉट बी मोर देन द 5 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ स्लैब और 450 mm विच एवर इज लेस और स्मॉलर। तो एज पर IS कोडल प्रोविजन है गाइज ये सारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। विच एवर इज स्मॉलर हो आपको लेना है गाइज। उसके बाद हमारा अगला मेन क्वेश्चन है गाइज, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन डेट गिवन बाय, यहाँ पर AS डिवाइड बाय BD। ओके, 0.85 डिवाइड बाय FY। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट वो आपको शॉल नॉट बी गिवन बाय AS डिवाइड बाय BD 0.85 डिवाइड बाय FY। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी सेम है गाइज, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन गाइज जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे स्ट्रक्चरल प्लानिंग, इसमें जो भी एस्टिमेशन लोड्स होते हैं, मेंबर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे गाइज इसका। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइज, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट एक्सीड 0.4 BD। ये जो D होता है गाइज यहाँ पर हमारा टोटल जो क्लियर इफेक्टिव डेप्थ नहीं होता, स्मॉल D यानी कि हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है, कैपिटल D यानी कि ओवरऑल डेप्थ होता है उसको। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, वेयर द डेप्थ ऑफ वेव इन अ बीम एक्सीड द साइड फेस रेनफोर्समेंट शॉल बी प्रोवाइडेड अलोंग द 2 फेसेस 750 mm गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए, ओरल के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन है जब साइट के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आपको पूछा जाएगा कि द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शॉल नॉट एक्सीड द 18 of the total thickness of the slab।
द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शॉल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द रेनफोर्समेंट टोटल थिकनेस ऑफ अ स्लैब। तो ये चीज़ें गाइस जो कि आपको आनी चाहिए ऑन साइट। जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑन साइट एज अ साइट इंजीनियर, आप जॉब करते हो, तब आपको हर एक थंब रूल्स पता होने चाहिए सिविल इंजीनियर के रिगार्डिंग। साइट के जो भी कॉलम, स्लैब, बीम की जब कास्टिंग होती है या फिर उसके जो भी वर्किंग डिज़ाइंस होते हैं, उसके जो भी थंब रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किए। पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन 0.8% और नॉर मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कॉलम। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए आपको क्राइटेरिया 0.8 to 6% मैक्सिमम। ओके, मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6%। इतना अपना परसेंटेज ऑफ स्टील होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम के लिए, जितना ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मिनिमम अपना 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना स्टील आपको प्रोवाइड करना होता है गाइज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन देखे हमने, आपको यूज़फुल हो गए आने वाले लाइफ में, आने वाले फ्यूचर में। ओके, आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हम पूरा MCQ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तब कमेंट में लिख देना MCQ प्रिपरेशन। ओके, आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली, अगर आपको दिल से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है गाइज़। ओके, तब भाई हम नए नए वीडियोस ला सकते हैं गाइज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।